अध्याय 12। जंगल में यह भयावह था, मैंने कहा था, या शायद नहीं कहा था, क्योंकि इन दिनों मेरी स्मृति मेरे साथ दुखद खेल खेलती है कि जब मेरे 3 साथियों ने मुझे स्थिति को बचाने के लिए या कम से कम बहुत अधिक सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया, तो मैं गर्व से दमक उठा था। दल में सबसे युवा होने के नाते न केवल आयु में बल्कि अनुभव, चरित्र, ज्ञान और उन सभी चीजों में जो एक मनुष्य को बनाती हैं, मैं शुरू से ही उनकी छाया में रहा था और अब मैं अपना स्थान पा रहा था। इस विचार से मेरा मन गर्म हो उठा। अफसोस उस घमंड के लिए जो पतन से पहले आता है। वह आत्मसंतुष्टि की थोड़ी सी आभा, वह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास उसी रात मुझे मेरे जीवन के सबसे भयावह अनुभव की ओर ले जाने वाले थे, एक ऐसे झटके के साथ समाप्त होते हुए जो जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल बीमार हो जाता है। यह इस प्रकार हुआ। मैं पेड़ के साहसिक कार्य से अत्यधिक उत्तेजित था और नींद असंभव लग रही थी। सम्मरली पहरे पर थे, हमारी छोटी आग पर झुके बैठे थे, एक विचित्र कोणीय आकृति, राइफल उनके घुटनों पर और उनकी नुकीली बकरे जैसी दाढ़ी उनके सिर के प्रत्येक थके हुए हिलाने के साथ हिल रही थी। लॉर्ड जॉन चुपचाप लेटे थे, अपने साउथ अमेरिकन पोंचो में लिपटे हुए, जबकि चैलेंजर एक ऐसी गड़गड़ाहट और खड़खड़ाहट के साथ खर्राटे ले रहे थे जो जंगल में गूंज रही थी। पूर्ण चांद चमक रहा था और हवा कुरकुरी ठंडी थी। टहलने के लिए कैसी रात। और फिर अचानक एक विचार आया, क्यों नहीं, मान लो मैं धीरे से निकल जाऊं, मान लो मैं केंद्रीय झील तक पहुंच जाऊं, मान लो मैं नाश्ते तक उस जगह के कुछ विवरण के साथ वापस आ जाऊं, क्या मुझे उस स्थिति में और भी अधिक योग्य सहयोगी नहीं माना जाएगा? फिर यदि समरली जीत जाते और भागने का कोई साधन मिल जाता तो हम लंदन वापस जाते पठार के केंद्रीय रहस्य के प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ, जिसमें मैं अकेला सभी मनुष्यों में से घुस पाया होता। मैंने ग्लेडिस के बारे में सोचा, उनके हमारे चारों ओर वीरताएं हैं के साथ। मुझे लग रहा था जैसे मैं उनकी आवाज सुन रहा हूं जैसे उन्होंने यह कहा था। मैंने मकार्डल के बारे में भी सोचा। अखबार के लिए 3 कॉलम का क्या लेख होता, एक करियर की क्या नींव। अगले महायुद्ध में एक कोरेस्पॉन्डेंटशिप मेरी पहुंच के भीतर हो सकती थी। मैंने एक बंदूक पकड़ी, मेरी जेबें कार्ट्रिजेस से भरी थीं और हमारी जरेबा के द्वार पर कांटेदार झाड़ियों को अलग करके जल्दी से बाहर निकल गया। मेरी अंतिम दृष्टि ने मुझे बेसुध समरली दिखाया, सबसे व्यर्थ प्रहरियों में अभी भी उस सुलगती आग के सामने एक विचित्र यांत्रिक खिलौने की तरह सिर हिलाता हुआ। मैं 100 गज भी नहीं गया था कि मुझे अपनी जल्दबाजी पर गहरा पश्चाताप हुआ। मैंने शायद इस वृत्तांत में कहीं कहा है कि मैं वास्तव में साहसी व्यक्ति बनने के लिए बहुत कल्पनाशील हूं, लेकिन मुझे डरपोक दिखने का एक अत्यधिक भय है। यही वह शक्ति थी जो अब मुझे आगे ले जा रही थी। मैं बस कुछ किए बिना वापस नहीं जा सकता था। यदि मेरे साथी मुझे याद भी नहीं करते और मेरी कमजोरी कभी नहीं जानते, तब भी मेरी अपनी आत्मा में कुछ असहनीय आत्मलज्जा रहती। और फिर भी मैं उस स्थिति से कांप उठा जिसमें मैंने खुद को पाया, और उस पल में जो कुछ मेरे पास था वह सब देता पूरे व्यवसाय से सम्मानजनक रूप से मुक्त होने के लिए। जंगल में यह भयावह था। पेड़ इतने घने उगे थे और उनकी पत्तियां इतनी चौड़ी फैली थीं कि मैं चंद्रमा की रोशनी का कोई निशान नहीं देख सकता था, सिवाय इसके कि यहाँ वहाँ ऊंची शाखाएं तारों भरे आकाश के खिलाफ एक उलझी हुई जालीदार आकृति बनाती थीं। जैसे जैसे आंखें अंधकार की अधिक आदी हो गईं, एक ने सीखा कि पेड़ों के बीच अंधकार की अलग अलग डिग्री थीं, कुछ धुंधले दिखाई देते थे, जबकि उनके बीच और उनमें से गुजरते हुए कोयले जैसे काले छायादार धब्बे थे, जैसे गुफाओं के मुंह जिनसे मैं गुजरते समय भय से सिकुड़ जाता था। मैंने पीड़ित इग्वनाडॉन की हताश चीख के बारे में सोचा, वह भयावह रोना जो जंगल में गूंजा था।
मैंने लॉर्ड जॉन की मशाल की रोशनी में उस फूले हुए मस्से वाले खून से लथपथ थूथन की एक झलक के बारे में भी सोचा। यहाँ तक कि अभी मैं उसके शिकार के मैदान में था। किसी भी क्षण यह छाया से मुझ पर झपट सकता था, यह नामहीन और भयानक राक्षस। मैं रुका और अपनी जेब से एक कार्ट्रिज निकालकर मैंने अपनी बंदूक की ब्रीच खोली। जैसे ही मैंने लीवर छुआ, मेरा दिल धड़क उठा। यह राइफल नहीं, शॉटगन था जो मैंने ली थी। फिर से वापस लौटने की उत्कंठा मुझ पर छा गई। यह निश्चित रूप से मेरी विफलता का एक बहुत अच्छा कारण था, एक ऐसा जिसके लिए कोई भी मुझे कम नहीं समझता। लेकिन फिर मूर्खतापूर्ण अहंकार ने उसी शब्द के खिलाफ लड़ाई की। मैं नहीं कर सकता था, नहीं करना चाहिए था, असफल। आखिर मेरी राइफल शायद उन खतरों के खिलाफ शॉटगन जितनी ही बेकार होती जो मुझे मिल सकते थे। यदि मैं अपना हथियार बदलने के लिए शिविर वापस जाता तो मुझे शायद ही बिना देखे अंदर आने और फिर से बाहर जाने की उम्मीद हो सकती थी। उस स्थिति में स्पष्टीकरण होते और मेरा प्रयास अब पूरी तरह मेरा नहीं रहता। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद फिर मैंने अपना साहस जुटाया और अपने रास्ते पर जारी रहा, बेकार बंदूक बाह के नीचे दबाए। जंगल का अंधकार भयावह था, लेकिन इग्वानोडन्स की खुली घास में चांदनी की सफेद स्थिर बाढ़ और भी बुरी थी। झाड़ियों में छिपकर मैंने बाहर देखा। कोई बड़ा जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। शायद उनमें से एक पर जो त्रासदी हुई थी उसने उन्हें उनके चारागाह से भगा दिया था। धुंधली चांदी जैसी रात में मुझे किसी जीवित चीज का कोई निशान नहीं दिखा। साहस करके इसलिए मैं तेजी से उसके पार निकल गया और दूसरी तरफ जंगल में मुझे फिर से वह नाला मिला जो मेरा मार्गदर्शक था। यह एक हर्षोल्लासपूर्ण साथी था, बहते और कलकलाते हुए, जैसे वेस्ट कंट्री की वह प्यारी पुरानी ट्राउट धारा जहां मैंने अपने बचपन में रात में मछली पकड़ी है। जब तक मैं इसे नीचे की ओर फॉलो करता रहूं मुझे झील तक पहुंचना ही था, और जब तक मैं इसे वापस फॉलो करता रहूं मुझे शिविर तक पहुंचना ही था। अक्सर मुझे उलझी झाड़ियों के कारण इसे दृष्टि से खोना पड़ता था, लेकिन मैं हमेशा इसकी टनटन और छपाक की आवाज के दायरे में रहता था। जैसे जैसे ढलान उतरती गई, जंगल पतला होता गया और झाड़ियों ने कभी कभी ऊंचे पेड़ों के साथ जंगल की जगह ली। मैं इसलिए अच्छी प्रगति कर सकता था और देखे बिना देख सकता था। मैं टेरोडैक्टिल के दलदल के पास से गुजरा और जैसे ही मैंने ऐसा किया, पंखों की एक सूखी, करारी, चमड़े जैसी खड़खड़ाहट के साथ इन महान प्राणियों में से एक, यह कम से कम सिरे से सिरे तक 20 फीट था, मेरे पास कहीं से उठकर हवा में उड़ गया। जैसे ही यह चांद की सतह के पार गया, रोशनी झिल्लीदार पंखों के आर पार साफ चमकी और यह सफेद उष्णकटिबंधीय तेज के खिलाफ एक उड़ते कंकाल की तरह दिखा। मैं झाड़ियों में नीचे झुक गया, क्योंकि मैं पिछले अनुभव से जानता था कि एक ही चीख से यह प्राणी अपने 100 घृणित साथियों को मेरे आसपास बुला सकता था। यह फिर से बैठ जाने के बाद ही मैंने अपनी यात्रा पर चोरी चोरी आगे बढ़ने की हिम्मत की। रात अत्यंत शांत रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे एक निम्न गुनगुनाती ध्वनि का बोध होने लगा, एक निरंतर बड़बड़ाहट कहीं मेरे सामने। यह आगे बढ़ने पर तेज होती गई, जब तक कि अंत में यह स्पष्ट रूप से मेरे बहुत पास नहीं थी। जब मैं खड़ा रहा तो ध्वनि स्थिर थी, ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी स्थिर स्रोत से आ रही हो। यह उबलती केतलियां किसी बड़े बर्तन के बुदबुदाने जैसा था। जल्द ही मैं इसके स्रोत पर पहुंच गया, क्योंकि एक छोटी सफाई के केंद्र में मुझे एक झील मिली, या बल्कि एक तालाब, क्योंकि यह ट्राफाल्गर स्क्वेयर के फव्वारे के बेसिन से बड़ा नहीं था, किसी काले राल जैसे पदार्थ का, जिसकी सतह फटती गैस के बड़े छालों में उठती और गिरती थी। उसके ऊपर की हवा गर्मी से कांप रही थी और आसपास की जमीन इतनी गर्म थी कि मैं शायद ही उस पर हाथ रख सकता था।
यह स्पष्ट था कि जो महान ज्वालामुखीय विस्फोट इतने वर्षों पहले इस अजीब पठार को ऊपर उठाया था, वह अभी तक अपनी शक्तियों को पूरी तरह से खर्च नहीं किया था। काले पड़े चट्टान और लावे के टीले मैंने पहले ही हर जगह उस हरे भरे वनस्पति के बीच से झांकते देखे थे जो उन्हें ढक रही थी, लेकिन जंगल में यह एस्फाल्ट पूल प्राचीन क्रेटर की ढलानों पर वास्तविक विद्यमान गतिविधि का पहला संकेत था जो हमने देखा था। मेरे पास इसकी आगे जांच करने का समय नहीं था, क्योंकि यदि मैं सुबह शिविर में वापस जाना चाहता था तो मुझे जल्दी करनी थी। यह एक भयावह सैर थी, और एक ऐसी जो मेरे साथ तब तक रहेगी जब तक स्मृति बनी रहती है। महान चांदनी की सफाई में मैं हाशिए पर छाया में दबककर चला। जंगल में मैं आगे रेंगता रहा, धड़कते दिल के साथ रुकता हुआ जब भी मैंने, जैसा कि अक्सर होता था, टूटती शाखाओं की आवाज सुनी जैसे कोई जंगली जानवर गुजरता था। कभी कभी बड़ी छायाएं एक पल के लिए उभरती और गायब हो जाती, बड़ी शांत छायाएं जो पैडेड पैरों पर घूमती लगती थीं। मैं कितनी बार वापस लौटने के इरादे से रुका, और फिर भी हर बार मेरे अहंकार ने मेरे डर पर विजय पाई और मुझे फिर से आगे भेजा जब तक मेरा उद्देश्य पूरा न हो जाए। अंत में मेरी घड़ी दिखा रही थी कि रात का 1 बजा था। मैंने जंगल के खुलने में पानी की चमक देखी, और 10 मिनट बाद मैं केंद्रीय झील के किनारे नरकट के बीच था। मैं अत्यधिक प्यासा था, इसलिए मैं लेट गया और उसके पानी का एक लंबा घूंट पिया, जो ताज़ा और ठंडा था। उस स्थान पर जहां मुझे मिला था, उस पर कई पटरियों के निशान के साथ एक चौड़ा रास्ता था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से जानवरों के पीने के स्थानों में से एक था। पानी के किनारे के पास लावे का एक विशाल अलग खंड था। इस पर मैं चढ़ गया, और ऊपर लेटकर मुझे हर दिशा में एक उत्कृष्ट दृश्य मिला। जो पहली चीज मैंने देखी उसने मुझे विस्मित कर दिया। जब मैंने महान पेड़ की चोटी से दृश्य का वर्णन किया था, तो मैंने कहा था कि दूर की चट्टान पर मुझे कई काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो गुफाओं के मुंह जैसे लगते थे। अब जैसे ही मैंने उन्हीं चट्टानों को देखा, मुझे हर दिशा में प्रकाश की डिस्क्स दिखीं, लाल, स्पष्ट रूप से परिभाषित धब्बे, अंधेरे में किसी लाइनर के पोर्ट होल्स की तरह। एक पल के लिए मैंने सोचा कि यह किसी ज्वालामुखीय क्रिया की लावाचमक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। कोई भी ज्वालामुखीय क्रिया निश्चित रूप से खोखले में होती, न कि चट्टानों के बीच ऊंचाई पर। तो फिर विकल्प क्या था? यह अद्भुत था, और फिर भी यह जरूर होना चाहिए था। ये लाल धब्बे गुफाओं के भीतर आग के प्रतिबिंब होने चाहिए, ऐसी आग जो केवल मनुष्य के हाथ से जलाई जा सकती थी। तो पठार पर मनुष्य थे। मेरा अभियान कितने शानदार तरीके से उचित ठहरा। यहाँ हमारे लिए लंदन वापस ले जाने के लिए कितनी अद्भुत खबर थी। बहुत देर तक मैं लेटा रहा और इन लाल, कांपते प्रकाश के धब्बों को देखता रहा। मुझे लगता है वे मुझसे 10 मील दूर थे, फिर भी उस दूरी पर भी कोई देख सकता था कि कैसे समय समय पर वे टिमटिमाते थे या कुछ सेकंड के लिए अदृश्य हो जाते थे, जैसे कोई उनके सामने से गुजरता था। क्या मैं उनके पास रेंगने में, उनके अंदर झांकने में, और अपने साथियों के लिए उस जाति की उपस्थिति और चरित्र के बारे में कुछ शब्द वापस लाने में सक्षम होने के लिए क्या नहीं देता जो इतनी अजीब जगह में रहती थी? अभी के लिए यह असंभव था, और फिर भी निश्चित रूप से हम पठार नहीं छोड़ सकते थे जब तक हमें इस बिंदु पर कुछ निश्चित ज्ञान नहीं होता। लेक ग्लेदिस, मेरी अपनी झील, मेरे सामने पारे की एक चादर की तरह पड़ी थी, इसके बीच में एक प्रतिबिंबित चांद चमकती हुई। यह उथली थी क्योंकि कई जगहों पर मैंने पानी के ऊपर उभरे हुए निचले रेत के तट देखे। हर जगह शांत सतह पर मुझे जीवन के संकेत दिख रहे थे, कभी कभी पानी में केवल वृत्त और लहरें, कभी कभी हवा में किसी बड़ी चांदी की तरफ वाली मछली की चमक, कभी कभी किसी गुजरते राक्षस की धनुषाकार स्लेट रंग की पीठ।
एक बार एक पीले रेत के तट पर मैंने एक विशाल हंस जैसे प्राणी को देखा, भारी शरीर और ऊंची लचीली गर्दन के साथ हाशिए पर लड़खड़ाते हुए। जल्द ही यह उसमें डूब गया और कुछ समय तक मैं धनुषाकार गर्दन और उछलते सिर को पानी पर लहराते देख सका। फिर यह गोता लगाया और मैंने इसे और नहीं देखा। मेरा ध्यान जल्द ही इन दूर के दृश्यों से हटकर मेरे पास हो रही चीजों पर आ गया। दो प्राणी बड़े आर्मडिलोस जैसे पीने के स्थान पर आए थे और पानी के किनारे बैठे थे। उनकी लंबी लचीली जीभें लाल रिबन की तरह चाटते हुए अंदर बाहर शूट हो रही थीं। एक विशाल हिरण शाखाओं वाले सींगों के साथ, एक शानदार प्राणी जो राजा की तरह खुद को संभालता था, अपनी हिरनी और दो मृगशावकों के साथ नीचे आया और आर्मडिलोस के पास पानी पिया। पृथ्वी पर कहीं भी ऐसे हिरण नहीं हैं, क्योंकि जो मूस या एल्क मैंने देखे हैं वे मुश्किल से उसके कंधे तक पहुंचते। जल्द ही उसने एक चेतावनी की घुरघुराहट की और नरकट के बीच अपने परिवार के साथ चला गया, जबकि आर्मडिलोस भी आश्रय के लिए भाग गए। एक नया आगंतुक, एक बेहद विशाल जानवर रास्ते से नीचे आ रहा था। एक पल के लिए मैं सोच रहा था कि मैंने वह अजीब आकार, वह धनुषाकार पीठ जिस पर त्रिकोणीय झालरें थीं, वह अजीब पक्षी जैसा सिर जो जमीन के करीब रखा था, कहाँ देखा था। फिर यह मुझे याद आया। यह स्टेगोसोरस था, वही प्राणी जिसे मेपल वाइट ने अपनी स्केचबुक में संरक्षित किया था और जो चैलेंजर का ध्यान आकर्षित करने वाली पहली वस्तु थी। वह था शायद वही नमूना जिसका सामना अमेरिकन कलाकार को करना पड़ा था। उसके भारी वजन से जमीन कांपती थी और उसके पानी पीने की आवाज शांत रात में गूंज रही थी। 5 मिनट तक वह मेरी चट्टान के इतना करीब था कि अपना हाथ बढ़ाकर मैं उसकी पीठ पर लहराते भयानक हैकल्स को छू सकता था। फिर वह लड़खड़ाते हुए चला गया और चट्टानों के बीच गायब हो गया। अपनी घड़ी देखते हुए मैंने देखा कि 2:30 बजे थे और इसलिए बहुत समय हो गया था कि मैं अपनी घर की ओर यात्रा शुरू करता। उस दिशा में जिसमें मुझे लौटना था कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि पूरे समय मैंने बाईं ओर छोटे नाले को रखा था और यह उस पत्थर के खंड से एक पत्थर की दूरी के भीतर केंद्रीय झील में खुलता था जिस पर मैं लेटा था। इसलिए मैं उच्च उत्साह के साथ चल पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने अच्छा काम किया है और अपने साथियों के लिए खबरों का एक बढ़िया बजट ले जा रहा हूं। सबसे पहले निश्चित रूप से आग वाली गुफाओं की दृष्टि, और यह निश्चितता थी कि कुछ ट्रोग्लोडिटिक जाति उनमें रहती थी। लेकिन इसके अलावा मैं केंद्रीय झील के बारे में अनुभव से बोल सकता था। मैं गवाही दे सकता था कि यह अजीब प्राणियों से भरी थी और मैंने आदिम जीवन के कई स्थलीय रूप देखे थे जिनका हमें पहले सामना नहीं हुआ था। मैंने चलते हुए सोचा कि दुनिया में कम लोगों ने एक अजीब रात बिताई होगी या उसके दौरान मानव ज्ञान में अधिक जोड़ा होगा। मैं ढलान पर चला जा रहा था, इन विचारों को मन में पलटते हुए, और एक बिंदु पर पहुंच चुका था जो शायद घर का आधा रास्ता था, जब मेरा मन मेरी अपनी स्थिति पर वापस लाया गया पीछे से एक अजीब शोर से। यह खर्राटे और गुर्राने के बीच कुछ था, निम्न, गहरा और अत्यधिक धमकी भरा। कोई अजीब प्राणी स्पष्ट रूप से मेरे पास था, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने और तेजी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। मैंने आधा मील या उससे अधिक तय किया था जब अचानक ध्वनि दोहराई गई, अभी भी पीछे से, लेकिन पहले से अधिक जोरदार और अधिक धमकी भरी। मेरा दिल उसी क्षण रुक गया जब मेरे मन में यह कौंधा कि जानवर, चाहे जो भी हो, निश्चित रूप से मेरा पीछा कर रहा है। मेरी त्वचा ठंडी हो गई और इस विचार से मेरे बाल खड़े हो गए कि ये राक्षस एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े करें। यह अजीब अस्तित्व की लड़ाई का हिस्सा था, लेकिन कि वे आधुनिक मनुष्य पर झपटें, कि वे जानबूझकर प्रधान मनुष्य को खोजें और शिकार करें, यह एक चौंकाने वाला और भयावह विचार था।
मुझे फिर से वह खूनसना चेहरा याद आया जो हमने लॉर्ड जॉन की मशाल की चमक में देखा था, जैसे दांटे के नर्क के सबसे गहरे घेरे से कोई भयावह दृश्य। कांपते घुटनों के साथ मैं खड़ा रहा और उस चांदनी रास्ते को टकटकी लगाकर देखता रहा जो मेरे पीछे था। सब कुछ एक सपने के परिदृश्य की तरह शांत था। चांदी की सफाई और झाड़ियों के काले धब्बे, मैं कुछ और नहीं देख सकता था। फिर मौन से तत्काल और धमकी भरी वह निम्न गले की कर्कश आवाज एक बार फिर आई, पहले से कहीं अधिक जोर से और करीब से। अब और संदेह नहीं हो सकता था। कुछ मेरा पीछा कर रहा था और हर मिनट मुझ पर बंद होता जा रहा था। मैं एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह खड़ा रहा, अभी भी उस जमीन को घूरते हुए जिसे मैंने पार किया था। फिर अचानक मैंने इसे देखा। उस सफाई के दूर छोर पर झाड़ियों में हलचल थी जिसे मैंने अभी अभी पार किया था। एक बड़ी काली छाया अलग हुई और चांदनी में बाहर निकली। मैं जानबूझकर निकली कहता हूँ, क्योंकि जानवर एक कंगारू की तरह चल रहा था, अपने शक्तिशाली पिछले पैरों पर एक सीधी स्थिति में उछलते हुए, जबकि उसके अगले पंजे सामने झुके हुए थे। यह आकार और शक्ति में विशाल था, एक सीधे हाथी की तरह, लेकिन उसकी गतिविधियां उसके भारीपन के बावजूद अत्यंत सतर्क थीं। एक पल के लिए जैसे ही मैंने इसका आकार देखा, मुझे आशा थी कि यह इग्वानाडॉन है, जिसे मैं हानिरहित जानता था, लेकिन अज्ञानी होने के बावजूद मैंने जल्द ही देखा कि यह बिल्कुल अलग प्राणी था। महान तीन पंजे वाले पत्ती खाने वाले के कोमल हिरण जैसे सिर के बजाय इस जानवर के पास एक चौड़ा, चपटा मेंढक जैसा चेहरा था, जैसा उसने हमारे शिविर में हमें चिंतित किया था। उसकी उग्र चीख और उसके पीछा करने की भयानक ऊर्जा दोनों ने मुझे आश्वस्त किया कि यह निश्चित रूप से महान मांस खाने वाले डायनासोर्स में से एक था, जो सबसे भयानक जानवर थे जो इस पृथ्वी पर कभी चले थे। जैसे ही विशाल जानवर लपकते हुए चला, वह हर 20 गज या तो आगे अपने आगे के पंजों पर आगे झुका और अपनी नाक को जमीन पर लगाया। वह मेरी गंध से पीछा कर रहा था। कभी कभी एक पल के लिए वह चूक जाता था, फिर वह इसे फिर से पकड़ लेता और उस रास्ते पर तेजी से उछलकर आता जो मैंने लिया था। यहाँ तक कि अब जब मैं उस बुरे सपने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे माथे पर पसीना छूट जाता है। मैं क्या कर सकता था? मेरी बेकार फाउलिंग पीस मेरे हाथ में थी। उससे मुझे क्या मदद मिल सकती थी? मैंने हताशे में किसी चट्टान या पेड़ के लिए चारों ओर देखा, लेकिन मैं एक झाड़ीदार जंगल में था जहां दृष्टि के भीतर एक पौधे से अधिक कुछ नहीं था, जबकि मुझे पता था कि मेरे पीछे का प्राणी एक साधारण पेड़ को नरकट की तरह उखाड़ सकता था। मेरी एकमात्र संभव उम्मीद भागने में थी। मैं ऊबड़-खाबड़ टूटी जमीन पर तेजी से नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने हताशे में चारों ओर देखा, मुझे एक अच्छी तरह से चिह्नित कड़ी पीटी हुई पगडंडी दिखी जो मेरे सामने से पार होती थी। हमने अपने अभियानों के दौरान इस तरह की कई पगडंडियां देखी थीं, विभिन्न जंगली जानवरों के रास्ते। इस पर शायद मैं अपना स्थान बना सकता था, क्योंकि मैं एक तेज धावक था और उत्कृष्ट स्थिति में। अपनी बेकार बंदूक फेंककर मैंने खुद को ऐसी आधी मील दौड़ने पर लगाया जैसी मैंने पहले या बाद में कभी नहीं की। मेरे अंग दर्द कर रहे थे, मेरी छाती उठ रही थी, मुझे लगा मेरा गला हवा की चाहत में फट जाएगा, और फिर भी उस भय के साथ जो मेरे पीछे था मैं दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। अंत में मैं रुका, शायद ही हिलने में सक्षम था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है। रास्ता उसके पीछे शांत था, और फिर अचानक एक टूटने और फाड़ने के साथ, विशाल पैरों की धड़धड़ाहट और राक्षस के फेफड़ों की सांस लेने की आवाज के साथ, जानवर एक बार फिर मेरे ऊपर था। वह मेरी एड़ियों पर था। मैं खो गया था। पागल था मैं इतना देर तक लिंगर करने के लिए। अब तक उसने गंध से शिकार किया था,
और उसकी गति धीमी थी। लेकिन उसने मुझे वास्तव में देख लिया था जब मैं भागना शुरू हुआ था। तब से उसने दृष्टि से शिकार किया था, क्योंकि पगडंडी ने उसे दिखाया था कि मैं कहाँ गया था। अब जैसे ही वह मोड़ के आसपास आया, वह बड़ी छलांगे लगा रहा था। चांदनी उसकी विशाल उभरी आंखों पर, उसके खुले मुंह में दांतों की पंक्ति पर और उसके छोटे शक्तिशाली अगले हाथों पर पंजों की चमकती झालर पर चमक रही थी। भय से चीखते हुए मैं पगडंडी से नीचे जंगली तरीके से भाग गया। मेरे पीछे प्राणी की मोटी हांफती सांस तेज और तेज होती गई। उसके भारे पदचाप मेरे बगल में थे। हर पल मुझे उसकी पकड़ अपनी पीठ पर महसूस होने की उम्मीद थी। और फिर अचानक एक धमाका हुआ। मैं खाली जगह में गिर रहा था और परे सब कुछ अंधकार और विश्राम था। जैसे ही मैं अपनी बेहोशी से उबरा, जो मुझे लगता है कुछ मिनट से अधिक नहीं रही होगी, मुझे एक बेहद भयानक और तीखी गंध का एहसास हुआ। अंधेरे में हाथ बढ़ाने पर मेरे हाथ में कुछ ऐसा आया जो मांस के एक विशाल टुकड़े जैसा लगा, जबकि मेरा दूसरा हाथ एक बड़ी हड्डी पर बंद हो गया। मेरे ऊपर तारों भरे आसमान का एक वृत्त था, जिसने मुझे दिखाया कि मैं एक गहरे गड्ढे की तली में पड़ा था। धीरे धीरे मैं लड़खड़ाते हुए उठा और खुद को सिर से पांव तक महसूस किया। मैं सिर से पांव तक कड़ा और दर्द में था, लेकिन कोई अंग ऐसा नहीं था जो हिलता न हो, कोई जोड़ ऐसा नहीं जो झुकता न हो। जैसे ही मेरे गिरने की परिस्थितियां मेरे भ्रमित मस्तिष्क में वापस आईं, मैंने भय से ऊपर देखा, उस भयानक सिर की प्रतीक्षा में जो पीले होते आकाश के खिलाफ सिलुएटेड हो। हालांकि राक्षस का कोई निशान नहीं था और न ही मुझे ऊपर से कोई आवाज सुनाई दे रही थी। इसलिए मैं धीरे धीरे इधर उधर चलने लगा, हर दिशा में महसूस करते हुए कि यह अजीब जगह क्या हो सकती है जिसमें मैं इतने अवसर पर फेंका गया था। यह, जैसा मैंने कहा है, एक गड्ढा था, तेज ढलान वाली दीवारों और लगभग 20 फीट चौड़े समतल तल के साथ। यह तल मांस के बड़े बड़े टुकड़ों से भरा था, जिनमें से अधिकांश सड़न की अंतिम अवस्था में था। वातावरण जहरीला और भयानक था। इन सड़न के टुकड़ों पर ठोकर खाते और लड़खड़ाते हुए मैं अचानक किसी कठोर चीज से टकरा गया और मुझे लगा कि एक सीधा खंभा खोखले के केंद्र में मजबूती से गड़ा हुआ था। यह इतना ऊंचा था कि मैं अपने हाथ से उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकता था और यह चर्बी से ढका हुआ लगता था। अचानक मुझे याद आया कि मेरी जेब में वैक्स वेस्टास का एक टिन का डिब्बा था। उनमें से एक जलाकर मैं अंततः इस जगह के बारे में कुछ राय बना सका जिसमें मैं गिरा था। इसकी प्रकृति के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता था। यह एक जाल था, मनुष्य के हाथ से बनाया गया। केंद्र में खंभा लगभग 9 फीट लंबा, ऊपरी छोर पर नुकीला था और उन प्राणियों के बासी खून से काला था जिन्हें उस पर बींधा गया था। चारों ओर बिखरे अवशेष पीड़ितों के टुकड़े थे, जिन्हें अगले आने वाले के लिए हिस्से को साफ करने के लिए काट दिया गया था जो लड़खड़ा कर आए। मुझे याद आया कि चैलेंजर ने घोषित किया था कि मनुष्य पठार पर जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि अपने कमजोर हथियारों से वह उन राक्षसों के खिलाफ अपना स्थान नहीं बना सकता जो उस पर घूमते थे। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि यह कैसे किया जा सकता था। अपनी संकीर्णमों वाली गुफाओं में मूल निवासियों के पास जो भी हों, ऐसे आश्रय थे जिनमें विशाल सोरियंस नहीं घुस सकते थे, जबकि अपने विकसित दिमाग से वे उन रास्तों पर जो जानवरों के चलने को चिह्नित करते थे, ऐसे जाल बिछाने में सक्षम थे जो शाखाओं से ढके होते थे, जो उनकी सारी ताकत और गतिशीलता के बावजूद उन्हें नष्ट कर देते। मनुष्य हमेशा से स्वामी था। गड्ढे की ढलान वाली दीवार एक सक्रिय व्यक्ति के चढ़ने के लिए कठिन नहीं थी, लेकिन मैं बहुत देर तक उस भयानक प्राणी की पहुंच में खुद को सौंपने से पहले हिचकिचाता रहा जिसने मुझे इतनी बुरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की थी। मुझे कैसे पता था कि वह पास की झाड़ियों के झुरमुट में छिपा हुआ नहीं था।
मेरे फिर से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि मैंने साहस लिया जब मुझे चैलेंजर और सम्मरली के बीच महान सोरियंस की आदतों के बारे में एक बातचीत याद आई। दोनों इस बात पर सहमत थे कि राक्षस व्यावहारिक रूप से बिना दिमाग के थे, कि उनके छोटे क्रेनियल कैविटीज में तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी, और यदि वे शेष दुनिया से गायब हो गए थे तो यह निश्चित रूप से उनकी अपनी मूर्खता के कारण था, जिसने उनके लिए बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना असंभव बना दिया। अब मेरा इंतजार करना मतलब होगा कि प्राणी ने मेरे साथ जो हुआ उसकी सराहना की, और यह बदले में कारण और प्रभाव को जोड़ने की कुछ शक्ति का तर्क देगा। निश्चित रूप से यह अधिक संभावित था कि एक बिना दिमाग का प्राणी केवल अस्पष्ट शिकारी प्रवृत्ति से कार्य करते हुए, जब मैं गायब हुआ तो पीछा छोड़ देगा और आश्चर्य के बाद विराम लेकर किसी अन्य शिकार की तलाश में भटक जाएगा। मैं गड्ढे के किनारे तक चढ़ गया और देखा। तारे फीके पड़ रहे थे, आकाश सफेद हो रहा था और सुबह की ठंडी हवा सुखद रूप से मेरे चेहरे पर बह रही थी। मुझे अपने दुश्मन का कोई निशान नहीं दिखा और न ही कोई आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे मैं बाहर निकला और कुछ देर जमीन पर बैठा रहा, किसी खतरे के प्रकट होने पर अपने आश्रय में वापस कूदने के लिए तैयार। फिर पूर्ण सन्नाटे और बढ़ते प्रकाश से आश्वस्त होकर मैंने दोनों हाथों में साहस लिया और उस रास्ते पर चुपके से वापस चला जहां से मैं आया था। कुछ दूरी नीचे मैंने अपनी बंदूक उठाई और थोड़ी देर बाद वह नाला मिला जो मेरा मार्गदर्शक था। इस प्रकार कई भयभीत पीछे की ओर झलकियों के साथ मैं घर की ओर चला, और अचानक कुछ मुझे मेरे अनुपस्थित साथियों की याद दिलाने आया। साफ शांत सुबह की हवा में दूर से एक राइफल की तेज कठोर आवाज सुनाई दी। मैं रुका और सुनता रहा, लेकिन आगे कुछ नहीं था। एक पल के लिए मैं इस विचार से स्तब्ध था कि शायद उन पर कोई अचानक खतरा आ गया हो, लेकिन फिर एक सरल और अधिक स्वाभाविक व्याख्या मेरे मन में आई। अब पूरा दिन था। निःसंदेह मेरी अनुपस्थिति का ध्यान गया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि मैं जंगल में खो गया हूं और मुझे घर का रास्ता दिखाने के लिए यह गोली चलाई होगी। यह सच है कि हमने गोली न चलाने का कड़ा संकल्प लिया था, लेकिन यदि उन्हें लगा कि मैं खतरे में हो सकता हूं तो वे नहीं हिचकिचाते। मेरे लिए अब जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना था और इस तरह उन्हें आश्वस्त करना था। मैं थका हुआ और बेजार था, इसलिए मेरी प्रगति उतनी तेज नहीं थी जितनी मैं चाहता था, लेकिन अंत में मैं उन क्षेत्रों में आ गया जिन्हें मैं जानता था। टेरोडैक्टिल्स का दलदल मेरे बाईं ओर था, सामने इग्वानोडन्स की सफाई थी। अब मैं पेड़ों की अंतिम पट्टी में था जो मुझे फोर्ट चैलेंजर से अलग करती थी। मैंने उनके डर को कम करने के लिए एक खुशहाल बुलाहट में आवाज लगाई। कोई उत्तर में अभिवादन वापस नहीं आया। उस अशुभ सन्नाटे से मेरा दिल डूब गया। मैंने अपनी गति को दौड़ में बढ़ाया। जरेबा मेरे सामने उठ गई, ठीक वैसे जैसे मैं छोड़ गया था, लेकिन द्वार खुला था। मैं अंदर भागा। ठंडी सुबह की रोशनी में यह एक भयानक दृश्य था जो मेरी आंखों के सामने था। हमारा सामान जमीन पर जंगली अव्यवस्था में बिखरा था, मेरे साथी गायब हो गए थे और हमारी आग की सुलगती राख के पास घास हत्या के एक भयानक लाल पूल से रंगी थी। मैं इस अचानक झटके से इतना स्तब्ध था कि कुछ समय के लिए मुझे लगभग अपनी चेतना खो देनी पड़ी। मुझे एक बुरे सपने की तरह एक अस्पष्ट याद है, जैसे खाली शिविर के आसपास जंगल में पागलों की तरह भागना और अपने साथियों के लिए जंगली तरीके से बुलाना। मूक छाया से कोई जवाब नहीं आया। भयानक विचार कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख सकता, कि मैं उस भयानक जगह में अकेला छोड़ दिया जा सकता हूँ, नीचे दुनिया में उतरने का कोई संभव तरीका नहीं है, कि मैं उस बुरे सपने वाले देश में जी और मर सकता हूँ, ने मुझे निराशा की ओर धकेल दिया। मैं अपने बाल नोच सकता था और निराशा में अपना सिर पीट सकता था।
केवल अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने साथियों पर, चैलेंजर के शांत आत्मविश्वास पर और लॉर्ड जॉन रॉक्सटन की मालिकाना, हास्यपूर्ण शांतता पर कितना भरोसा करना सीखा था। उनके बिना मैं अंधेरे में एक बच्चे की तरह था, असहाय और शक्तिहीन। मुझे पता नहीं था किस ओर मुड़ूं या पहले क्या करूं। कुछ समय बाद जब मैं हैरानी में बैठा था, मैंने खुद को यह जानने की कोशिश करने के लिए तैयार किया कि मेरे साथियों पर कौन सी अचानक विपदा आई होगी। शिविर की पूरी अव्यवस्थित उपस्थिति दिखाती थी कि किसी प्रकार का हमला हुआ था, और राइफल की गोली निस्संदेह उस समय को चिह्नित करती थी जब यह हुआ था। कि केवल एक गोली थी, इसने दिखाया कि यह एक पल में खत्म हो गया था। राइफलें अभी भी जमीन पर पड़ी थीं, और उनमें से एक में लॉर्ड जॉन की ब्रीच में खाली कार्ट्रिज था। आग के पास चैलेंजर और समरली के कंबल ने सुझाया कि वे उस समय सो रहे थे। कार्ट्रिजेस और खाने के केस जंगली कूड़े में चारों ओर बिखरे थे, हमारे दुर्भाग्यपूर्ण कैमरास और प्लेट कैरियर्स के साथ, लेकिन उनमें से कोई भी गायब नहीं था। दूसरी ओर सभी उजागर प्रावधान, और मुझे याद है कि उनकी काफी मात्रा थी, गए हुए थे। तो वे जानवर थे, न कि मूल निवासी, जिन्होंने धावा बोला था, क्योंकि निश्चित रूप से उत्तरार्ध कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन यदि जानवर या कोई एकल भयानक जानवर, तो मेरे साथियों का क्या हुआ? एक उग्र जानवर ने निश्चित रूप से उन्हें नष्ट कर दिया होता और उनके अवशेष छोड़ दिए होते। यह सच है कि हिंसा की खबर देने वाला वह एक भयानक खून का पूल था। मेरे जैसा राक्षस जिसने रात में मेरा पीछा किया था, एक शिकार को उतनी ही आसानी से ले जा सकता था जितनी बिल्ली चूहे को। उस स्थिति में दूसरों ने पीछा किया होता, लेकिन तब उन्होंने निश्चित रूप से अपनी राइफलें साथ ले ली होती। जितना मैंने अपने भ्रमित और थके हुए दिमाग से इसे सुलझाने की कोशिश की, उतना कम मुझे कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण मिला। मैंने जंगल में खोजा, लेकिन कोई पटरियां नहीं देख सका जो मुझे किसी निष्कर्ष तक ले जाती। एक बार मैं खुद को खो बैठा, और यह केवल अच्छे भाग्य से, और 1 घंटे की भटकन के बाद था कि मैंने शिविर को फिर से पाया। अचानक एक विचार आया और मेरे दिल में थोड़ी सी सांत्वना लाया। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला नहीं था। चट्टान के तल पर और मेरी आवाज के दायरे में वफादार जंबो का इंतजार कर रहा था। मैं पठार के किनारे पर गया और नीचे देखा। निश्चित रूप से वह अपने छोटे शिविर में अपनी आग के पास अपने कंबलों के बीच बैठे थे। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए उनके सामने एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। एक पल के लिए मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथियों में से एक सुरक्षित रूप से नीचे पहुंच गया है। लेकिन दूसरी नजर ने आशा को बिखेर दिया। उगता सूरज उस व्यक्ति की त्वचा पर लाल चमक रहा था। वह एक इंडियन था। मैंने जोर से चिल्लाया और अपना रुमाल हिलाया। जल्द ही जंबो ने देखा, हाथ हिलाया और शिखर पर चढ़ने की ओर मुड़ गया। थोड़ी देर में वह मेरे पास खड़ा था और गहरे दुख के साथ मेरी कही हुई कहानी सुन रहा था। शैतान ने उन्हें पक्का पकड़ लिया, मासा मलोन, उन्होंने कहा। आप शैतान के देश में आए, साह, और वह आप सबको खुद ले गया। आप सलाह लो, मासा मलोन, और जल्दी नीचे आओ, नहीं तो वह आपको भी ले जाएगा। मैं नीचे कैसे आ सकता हूँ, जंबो? पेड़ों से क्रीपर्स लो, मासा मलोन। उन्हें इधर फेंको। मैं इस ठूंठ से बांधता हूँ, और इस तरह आपके पास पुल होगा। हमने इसके बारे में सोचा है। यहाँ ऐसे कोई क्रीपर्स नहीं हैं जो हमें सह सकें। रस्सियाँ भेजो, मासा मलोन। किसे भेजूं और कहाँ? इंडियन गांवों को, सा। इंडियन गांव में बहुत हाइड रो। नीचे इंडियन, उसे भेजो। वह कौन है? हमारे इंडियंस में से एक। दूसरों ने उसे पीटा और उसकी तनख्वाह छीन ली।
वह हमारे पास वापस आया। अभी पत्र ले जाने, रस्सियां लाने के लिए तैयार, कुछ भी, पत्र ले जाना। क्यों नहीं? शायद वह मदद ला सकता था, लेकिन किसी भी स्थिति में वह सुनिश्चित करेगा कि हमारा जीवन व्यर्थ न जाए, और विज्ञान के लिए जो हमने जीता था उसकी खबर लंदन में हमारे मित्रों तक पहुंचे। मेरे पास पहले से 2 पूर्ण पत्र तैयार थे। मैं तीसरे को लिखने में दिन बिताऊंगा, जो मेरे अनुभवों को बिल्कुल अद्यतन करेगा। इंडियन यह वापस दुनिया तक ले जा सकता था। इसलिए मैंने जंबो को शाम को फिर आने का आदेश दिया, और मैंने अपना दुखी और अकेला दिन रात की अपनी अपनी साहसिक यात्रा को दर्ज करने में बिताया। मैंने एक नोट भी तैयार किया, जो किसी भी गोरे व्यापारी या स्टीम बोट के कप्तान को दिया जाना था जिसे इंडियन खोज सके, उनसे विनती करते हुए कि हमें रस्सियां भेजी जाए, क्योंकि हमारा जीवन उस पर निर्भर होना चाहिए। ये दस्तावेज मैंने शाम को जंबो को फेंके, और साथ ही मेरा पर्स भी, जिसमें 3 इंग्लिश सॉवरेन्स थे। ये इंडियन को दिए जाने थे, और यदि वह रस्सियों के साथ वापस आया तो उसे दोगुना देने का वादा किया गया। तो अब आप समझ जाएंगे, मेरे प्रिय मिस्टर मकार्डल, यह संचार आप तक कैसे पहुंचता है, और आप भी सत्य जानेंगे यदि आपने अपने दुर्भाग्यपूर्ण संवाददाता से कभी और नहीं सुना। आज रात मैं बहुत थका हुआ और उदास हूं कि अपनी योजनाएं बनाऊं। कल मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे मैं इस शिविर से जुड़ा रहूं, और फिर भी अपने दुखी साथियों के किसी निशान की तलाश में चारों ओर खोजूं।